कैंसर शरीर के किसी भी अंग को इफेक्ट कर सकता है, राइट फ्रॉम ओरल कैंसर्स, ब्रेस्ट, लंग, चेस्ट वॉल, अंदर लिवर होता है, स्प्लीन होता है, इन सब चीजों में कैंसर हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज है लंग कैंसर का, वो स्मोकिंग है, ऑलमोस्ट 90% में। स्मोकिंग से केवल लंग कैंसर नहीं हो रहा है, स्मोकिंग से हर प्रकार का कैंसर हो सकता है। ओरल कैंसर हो गए, नेजोफेरेंजियल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, लैरिंग्स कैंसर, सारे कैंसर स्मोकिंग से हो सकते हैं। और ये जान के बहुत हैरानी होगी बहुत सारे लोगों को, आज की डेट में ट्रीटमेंट मोडालिटीज इतनी डेवलप हो गई है कि कितने सारे कैंसर जो है हम पूरी तरह स्टेज 4 में भी क्योर कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर है और पैंक्रियाटिक कैंसर है, इनका ओवरऑल सर्वाइवल काफी कम है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आपको एक दिन में ओपीडी में 25 से 30 पेशेंट्स आते थे गॉल ब्लैडर कैंसर के। 85 to 90% स्टेज 3 या 4 हुआ करते थे। बहुत सारे कैंसर पूरी तरह क्योर हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया थायराइड कैंसर हो गया। फिर इवन प्रोस्टेट कैंसर भी ऐसा है जो इवन स्टेज 4 में भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। कुछ साइंस होते हैं जो हमारा शरीर हमको सिम्टम देता है। खांसी में ब्लड आ रहा है, अगर उल्टी में ब्लड आ रहा है तो इसोफेजियल कैंसर, लैटिन ग्रास से खून आना, इसको मैक्सिमम जगह पे डायग्नोस किया जाता है पाइल्स की तरह। बहुत सारे झाड़फूक वाले डॉक्टर, गोला छाप डॉक्टर्स इनका फायदा उठाते हैं, इसको पाइल्स बोल देते हैं। कई महीनों तक पाइल्स का इलाज चल रहा होता है, तब जाके स्पेशलिस्ट को दिखाता है, कोलोनोस्कोपी होती है, मालूम चलता है तो कोलोन कैंसर है। ब्रेस्ट में होने वाली लगभग 70% गांठें जो होती हैं वो बिनाइन होती है, मतलब फैल नहीं सकती है। सेकेंडली, अगर आर्मपिट में कोई गांठ आ रही है तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है। तो लाइफस्टाइल फैक्टर की बात करें, सेडेंटरी लाइफ होती जा रही है, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश ठाकुर। आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया एपिसोड लाए हैं। आज हमारे गेस्ट हैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर डॉक्टर मिस्टर सौरभ तिवारी। आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द होल पॉडकास्ट। पहली चीज, मैं कैंसर के जो डिटेल्स हैं उसमें बाद में जाना चाहता हूँ। सबसे पहले आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट योर ओन जर्नी, आपके पर्सनल जर्नी कैसा रहा है, राइट फ्रॉम योर स्कूलिंग, कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड हाउ डिड यू लैंड अप बिकमिंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट, हाउ डिड यू लैंड अप बिकमिंग अ कैंसर डॉक्टर। मैं डॉक्टर सौरभ तिवारी हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में कैंसर सर्जन हूँ। रहने वाला देहरादून का ही हूँ, पला बड़ा देहरादून में ही हूँ। 2005 बैच से मैंने MBBS किया था। उसके बाद इंटर्नशिप करने के बाद पुणे में BGMC में इंटर्नशिप किया। उसके बाद मैंने MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर में है, महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया जनरल सर्जरी में। और उसके बाद मैंने वहाँ पे इंदौर में चौइथरा हॉस्पिटल है जहाँ पे मैंने अपना सीनियर रेजिडेंसी किया लिवर ट्रांसप्लांट और GI सर्जरीज में। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे और आगे पढ़ाई करनी है, सुपर स्पेशलाइजेशन करना है। मैंने और तैयारी की और ऑन्कोलॉजी में इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि एक एम्पैथी है उस ब्रांच में, एक कंपैशन है, तो एक नेचुरली एक इंटरेस्ट आ गया था। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को देख के हुआ या कैसे हुआ, बट समहाउ एक अंदर से आवाज़ निकली कि मुझे करना है। तो सेम लाइक डॉक्टर बनने की जो मेरी जर्नी अगर मैं कहूँ तो आई थिंक प्रॉब्लम में 9th-10th में था, तब से मेरे अंदर था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। मेरे दादाजी को एक बहुत रेयर कंडीशन थी विच इज कॉल्ड एज क्रेहेट्सफील्ड-जैकब डिजीज, जिसके बारे में लोगों को मालूम भी नहीं होता है। सो बैक इन 95 ही पास्ड अवे फ्रॉम दिस डिजीज एंड उस टाइम इंडिया में उसके रिपोर्टेड केसेस डबल डिजिट्स में भी नहीं थे। सो प्रॉब्ली दैट वाज समथिंग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। तो प्रॉब्ली उसकी वजह से शायद एक अंदर ही इंस्पिरेशन जगी होगी जो मैं कह सकता हूँ। बाकी शायद भगवान की इच्छा थी कि मैं इस रास्ते पे चल पड़ा और इवेंचुअली फिर मैंने DNB सर्जिकल ऑन्कोलॉजी किया आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव से। उसके बाद मैंने वहाँ पे आर्टेमिस में भी जॉब किया, फारस हॉस्पिटल गुड़गांव में भी जॉब किया। फिर मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वाराणसी है, वहाँ पे मैंने कोलोरेक्टल और पेट्रोलियल सरफेस कैंसर्स होते हैं, उसमें मैंने फेलोशिप किया, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप बोलते हैं, तो वो किया। उसके बाद फिर मैं वापस देहरादून आया, फिर मैक्स हॉस्पिटल ज्वाइन किया और ऑलमोस्ट अभी 2 साल से मैं मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में सर्व कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कैसे पता चला कि आपको एक कैंसर डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है? तो ऑन्कोलॉजी में एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि मैं शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स में ऑपरेट कर सकता हूँ, राइट। ब्रेन से नीचे जितने ऑर्गन्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड एंड नेक कैंसर्स टू ब्रेस्ट कैंसर, चेस्ट वॉल कैंसर, लंग कैंसर, GI के सारे कैंसर्स। व्हाट इज GI? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ओके, गट रिलेटेड, पेट से रिलेटेड। उसके बाद गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, उसके बाद यूरोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, सार्कोमास। तो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है।
तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। राइट। फिर कैंसर एक ऐसी चीज है, मैं ये भी कहूंगा कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस कैंसर में। क्योंकि आप सोचिए, आप जब कैंसर पेशेंट को पहली बार आप न्यूज ब्रेक करते हैं, जब आपके सामने बैठे व्यक्ति को पहली बार आप बताते हैं कि आपको कैंसर है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके मन में क्या गुजरता होगा, एक फैमिली के मन में क्या गुजरता होगा। वो पूरा प्रोसेस जो है उनकी दुनिया बदल देता है। तो ब्रेकिंग द न्यूज बोलते हैं इसको। करेक्ट। एंड इट इज अ वेरी टफ थिंग। करेक्ट। प्लस आप समय के साथ मुझे ये भी समझ में आया कि जो कैंसर पेशेंट होता है उसकी जो जर्नी होती है बहुत टफ होती है। जो व्यक्तित्व था डायग्नोसिस से पहले और ट्रीटमेंट से पहले और कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद जो व्यक्ति है वो बहुत बदला हुआ व्यक्ति होता है। वो ही इज नॉट द सेम पर्सन बिकॉज ही हैज अंडरगॉन थ्रू द टफेस्ट बैटल ऑफ हिज लाइफ। ओके, सो दैट पर्सन इज अ कंप्लीटली चेंज पर्सन। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि इस कैंसर से शायद जीत ना पाए या ये वापस आ जाएगा, तो उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो अभी हाल फिलहाल में हैज देयर बीन एनी ब्रेक थ्रू मेडिकल फील्ड में कैंसर के रिलेटेड? बिल्कुल हुआ है। अगर मैं बात करूं, एक जनरल परसेप्शन जो कैंसर के बारे में है, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो एक जनरल परसेप्शन है कि कैंसर का नाम सुनते ही धराशायी हो जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है। कई लोग, आप यकीन नहीं करोगे, ट्रीटमेंट ही नहीं कराते हैं उसके बाद। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कैंसर शब्द के साथ जो सालों से जो चीज एसोसिएटेड है वो ये है कि ये बीमारी तो आपको खत्म कर देगी, या फाइनेंशियली, इमोशनली, या मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली ड्रेन करती है, बिल्कुल करती है। और पहले के जमाने में बहुत सारी डेथ्स भी हो जाती थी क्योंकि बहुत लेट स्टेज में पता चलता था। करेक्ट। तो जिसकी वजह से लोगों ने देखा है कि कैंसर हुआ तो मृत्यु निश्चित है। शायद कई सालों पहले की बात कर रहा हूँ, 2-3 दशक पहले की बात करें अगर हम, तो यही था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट्स हुए, नए ट्रीटमेंट्स आए। तो जहां तक ट्रीटमेंट मोडालिटी की आप बात कर रहे हैं, बहुत इवोल्यूशन हुआ है कैंसर में। आज की डेट में बहुत सारे कैंसर हैं जो कि पूरी तरह ठीक किए जा सकते हैं, मतलब क्योर किए जा सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि जो नॉर्मली पूछते हैं ऑडियंस की, क्योर क्या होता है? क्योर हम उन बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो पूरी तरह से ठीक हो सकें। तो कैंसर के विषय में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लोग कि ये बीमारी पूरी तरह से क्योर की जाएगी। राइट। बट ऐसा नहीं है। जो सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में, इंडिया में भी और पूरे विश्व में भी, उसमें भी अर्ली स्टेजेस में अगर डिटेक्ट हो जाए, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, तो आप यकीन नहीं करेंगे 98% चांसेस होते हैं क्योर के, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए स्टेज 1 और 2 में। तो हाउ डू यू डिफाइन स्टेज? ये थोड़ा व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए थोड़ा सा। स्टेज की अगर बात करें तो कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज होती है जब गांठ छोटी होती है, और गांठ एज इन द ट्यूमर। तो ट्यूमर मतलब गांठ जी। अगर हम कैंसर की बात करें, पहले मैं कैंसर की थोड़ी डेफिनेशन बता दूं जी, ठीक है, कि कैंसर क्या है और एक गांठ क्या है, क्योंकि इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि आमतौर पर जब पेशेंट से डील करते हैं तो ये सब सवाल कॉमनली आते हैं। एक होती है गांठ, जिसको बिनाइन गांठ बोल सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर भी बोल सकते हैं, जो कि अपनी जगह पे बढ़ती रहेगी लेकिन उसकी फैलने की क्षमता नहीं है, वो शरीर के किसी और अंग में नहीं जा सकती है, तो वो बिनाइन गांठ है केवल, ठीक है, वो फैलेगी नहीं। करेक्ट, ठीक है, ये बिनाइन हो गया। राइट। दूसरी तरफ है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब कैंसर्स, मतलब वो जो सेल्स हैं वो फैल के या तो उसी अंग में फैलते जाएंगे, आसपास बढ़ते जाएंगे और आसपास के सभी स्ट्रक्चर्स को, सभी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेंगे। करेक्ट। या तो वो सेल्स वहां से छूट के ब्लड के थ्रू या लिम्फ नोडल स्प्रेड के थ्रू या पेरिटोनियल स्प्रेड के थ्रू वो किसी और अंग में चले जाएंगे जहां पे वो स्टेज बढ़ जाएगा। तो पहला स्टेज जो मैंने बताया, वो अगर गांठ वहीं तक सीमित है, उसी ऑर्गन तक सीमित है, या अगर जीआई के कैंसर्स की बात करूं, पेट के कैंसर्स की बात करूं, तो कुछ लेयर्स होती हैं हमारे इंटेस्टाइन में, उन लेयर्स के विषय में बात होती है कि किस लेयर तक पहुंचा है। करेक्ट। तो वो स्टेज 1 होता है। अगर वो थोड़ी बड़ी हो गई और आसपास के नोड्स को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व किया है तो स्टेज 2। अगर साइज और बढ़ गया या हाथों में और आगे की लेयर्स तक बढ़ गई है, आसपास की जो ड्रेनिंग नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स जिनको बोलते हैं, अगर उनको भी इन्वॉल्व कर लिया तो स्टेज 3 हो जाता है। स्टेज 4 वो होते हैं कैंसर्स जो हमारे शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंच रहे हैं,
और पहुंचने के 3 रूट मैंने आपको बताया, या तो ब्लड स्ट्रीम से जाएंगे, या लिम्फ नोड से जाएंगे, लिम्फेटिक रूट बोलते हैं, या पेरिटोनियल स्प्रेड होता है। राइट राइट तो ये होते हैं 4 स्टेजेस होते हैं मोटा मोटा। राइट, ये तो आपने बेसिक अपना मेरे को समझा दिया। अब आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कैंसर्स कितने टाइप के होते हैं, कहाँ व्हाट टाइप ऑफ कैंसर्स आर देयर, एंड इनकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है क्योर होने की या क्योर नहीं होने की या सीरियसनेस होने की। ठीक है, देखिए कैंसर शरीर के किसी भी अंग को इफेक्ट कर सकता है, राइट फ्रॉम ओरल कैंसर्स, ब्रेस्ट, लंग, चेस्ट वॉल, और अगर हम जीआई बोले तो हमारे, इसको हम मोटा मोटा पेट बोलते हैं हिंदी में, बट पेट स्टमक होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें रेक्टम भी आता है, ठीक है, अंदर लिवर होता है, स्प्लीन होता है। तो इन सब चीजों में कैंसर हो सकता है, सभी ऑर्गन्स में कैंसर हो सकता है, राइट। अगर आप टाइप्स की बात करें तो उसमें हिस्टोलॉजिकल टाइप जो माइक्रोस्कोपी में देखते हैं वो एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा, सार्कोमा और बहुत तरीके के कैंसर्स होते हैं। तो अगर आप बात करें उन कैंसर्स की, फीमेल्स में कौन से कॉमन कैंसर्स हैं या मेल्स में कौन से कॉमन कैंसर्स हैं, तो मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो लंग कैंसर है। अगर इंडिया की बात करें, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर। और जो लंग कैंसर है उसका, इज इट ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग, इसकी वजह से? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जो मोस्ट कॉमन कॉज है लंग कैंसर का वो स्मोकिंग है, ऑलमोस्ट 90% में। और स्मोकिंग के बारे में हम शायद आराम से बात करें, क्योंकि स्मोकिंग एक अपने आप में ही विषय है बहुत बड़ा। जी जी। क्योंकि स्मोकिंग से केवल लंग कैंसर नहीं हो रहा है, दर्शकों को जानने की बहुत जरूरत है, स्मोकिंग से हर प्रकार का कैंसर हो सकता है। अच्छा, अब मैं गिनाना शुरू करूं, हेड एंड नेक की बात करूं तो ओरल कैंसर्स हो गए, नेजोफेरेंजियल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, लैरिंग्स कैंसर, ओके, जिसको ओरोफेरेंजियल मतलब थ्रोट कैंसर बोल सकते हैं, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स का कैंसर हो गया। उसके बाद फूड पाइप ईसोफेगस का कैंसर, अमाशय का कैंसर मतलब स्टमक कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर। अच्छा, ओके, बिल्कुल, ये सारे स्मोकिंग से, सारे कैंसर स्मोकिंग से हो सकते हैं। क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं तो उसके जो टॉक्सिन्स हैं, जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली डीएनए को डैमेज कर रहे हैं। करेक्ट। उसके अलावा मैं बात करूं जेनाइटो यूरिनरी, ठीक है, जिसमें किडनी आती है, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है। ये सभी कैंसर्स स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं जी। अगर फीमेल्स की बात करें, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ये भी स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। तो स्मोकिंग इज द बिगेस्ट कॉज फॉर कैंसर्स, सबसे बड़ा कॉज है मैक्सिमम कैंसर्स का। सो जब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं डॉक्टर, तो मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि मतलब अगर आप हाइपोथेटिकली आपने यू हैव ब्रोकन द न्यूज टू अ पेशेंट कि आपको कैंसर है एंड स्मोकर है ऑल ऑफ दैट, तो उसमें कैसा रहता है कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्योर कितनी रहती है, एंड उसका ट्रीटमेंट कितना कितना लंबा जाता है और क्या किस फेजेस में जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब पेशेंट पहली बार आता है डायग्नोसिस के साथ किसी कैंसर की, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनको समझाना पूरी डिजीज के बारे में। इसलिए नॉर्मली जो ओपीडी के दौरान हमारा टाइम लगता है, एक पेशेंट को हमें आधे घंटे से 45 मिनट तक टाइम देना पड़ता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी है, उनको बीमारी के बारे में समझाना है, उनको ओवरऑल प्रोग्नोसिस समझानी है, उनको खर्चा समझाना है, उनको पूरा ड्यूरेशन समझाना है कि क्या ट्रीटमेंट का सीक्वेंस रहेगा, क्योंकि केवल सर्जरी सब कुछ नहीं है, ये मल्टी मोडालिटी मैनेजमेंट है। कैंसर का ट्रीटमेंट जो है एक मल्टी मोडालिटी मैनेजमेंट है। इसमें कीमोथेरेपी का रोल है, सर्जरी का रोल है, रेडिएशन थेरेपी का रोल है, कौन सा कब आएगा ये समझाना है पेशेंट को। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पेशेंट को समझानी पड़ती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं, उनको साइकोलॉजिकल बताते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट हैं जो घर से आते हैं डायग्नोसिस जान के, तो उनके रिश्तेदार या नेबर्स से उनको दिमाग में कुछ ना कुछ एक इमेज बना के आते हैं। कई सारे मरीज बोलते हैं सर हम रात भर सो नहीं पाए, सुनने के बाद से मैं कई दिन से नहीं सोया हूँ जब से पता चला है। बट कई कैंसर्स हैं जो कि पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर में स्टेज सब कुछ नहीं होता है, एक ट्यूमर बायोलॉजी होती है। तो बेसिकली बायोलॉजी का मतलब होता है कि बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर स्टेज ज्यादा है तो कैंसर खराब ही होगा, ठीक है। बायोलॉजी मतलब कितना अग्रेसिव है
या लेस अग्रेसिव है ये ट्यूमर, करेक्ट, तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर लेस अग्रेसिव ट्यूमर है तो स्टेज 3 भी हो 4 भी हो तो उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आज की डेट में ट्रीटमेंट मोडालिटीज इतनी डेवलप हो गई हैं कि कितने सारे कैंसर जो है हम पूरी तरह स्टेज 4 में भी क्योर कर सकते हैं। और ये जान के बहुत हैरानी होगी बहुत सारे लोगों को। इसके विषय में बहुत डिटेल में बात कर लूंगा मैं। ये जो आपने बोला जो कैंसर को क्योर हो सकता है, इज इट थ्रू मेडिकेशन, कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी? सारी मोडालिटीज के थ्रू। ओके, सारी मोडालिटीज के थ्रू। और अगर अभी मैं बात करूं बायोलॉजी की तो कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनकी बायोलॉजी अच्छी है, जैसे थायराइड कैंसर हो गया। थायराइड कैंसर यूजुअली 90% केसेस में बहुत स्लो ग्रोइंग होता है, बायोलॉजी अच्छी होती है, तो पेशेंट का सर्वाइवल 10 साल का सर्वाइवल जो बोलेंगे, नॉर्मली हम कैंसर में 5 ईयर एंड 10 ईयर सर्वाइवल लेते हैं, मेनली 5 ईयर सर्वाइवल। इसका मतलब ये होता है कि मतलब ये पैरामीटर है एक असेस करने का कि कितने लोग जीवित हैं इस कैंसर से, कितने लोग इस ट्रीटमेंट को अंडरगो करने के बाद जीवित रहते हैं। तो 5 ईयर सर्वाइवल, ओवरऑल सर्वाइवल का मतलब होता है कि अगर 100 लोगों ने एक पर्टिकुलर स्टेज के, कोई भी पर्टिकुलर स्टेज के पर्टिकुलर कैंसर के लोगों ने ये ट्रीटमेंट अंडरगो किया तो 5 साल बाद उसमें से इतने प्रतिशत लोग जीवित रहे। प्रोबेबिलिटी, लेट्स से स्टमक कैंसर, अगर स्टेज 2 या 3 स्टमक कैंसर है और आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से दिया, ठीक है, जो कि कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी है, और उसने पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से कंप्लीट किया और उसके बाद डिजीज का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा, तो उसके 5 साल बाद जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी जो है कितनी होती है, ठीक है, उस पे हमारा पूरा असेसमेंट होता है। क्योंकि वर्ल्ड अक्रॉस स्टडीज होती हैं, इंडिया में स्टडीज होती हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि ये कैंसर का सर्वाइवल कैसा है, ये कैंसर का सर्वाइवल कैसा है। हम ऐसे अप्रोक्सीमेट फिगर्स तो दे नहीं सकते, तो जो फिगर्स बुक्स में लिटरेचर में कोटेड होता है उसके बारे में बात करता है, राइट। तो ये बायोलॉजी की बात हुई। थायराइड कैंसर की अच्छी बायोलॉजी होती है, कोलोन और रेक्टम के कैंसर्स की भी बायोलॉजी अच्छी होती है, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो वो भी क्योर हो सकते हैं। उसमें भी पेशेंट 10-10 साल 15-15 साल जीवित रहते हैं। और हमने खुद देखे हैं जो कोलोन कैंसर था या रेक्टल कैंसर था 2007 में ऑपरेट हुए थे, आज भी सर्वाइव किए हैं। ब्रेस्ट कैंसर के हमने सर्वाइवर्स देखे हैं, 50-50 साल के सर्वाइवर्स देखे हैं, 20-20 साल के सर्वाइवर्स हैं जो हमारे कैंसर सर्वाइवर मीट में आते हैं हमारे यहाँ। तो ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसेस आए हैं और जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सही तरीके से सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट सीक्वेंस से लिया जाए अगर, तो बहुत कारगर ट्रीटमेंट्स हैं आज की डेट में। कौन कौन से ऐसे कैंसर होते हैं डॉक्टर जो डिटेक्ट हो जाए कि ये कैंसर है एंड द सर्वाइवल रेट इज वेरी वेरी लो? ऐसे कौन कौन से कैंसर होते हैं? इसमें मेनली गॉल ब्लैडर कैंसर है, ओके, और पैंक्रियाटिक कैंसर है। मैं कहूँगा इनका ओवरऑल सर्वाइवल काफी कम है क्योंकि यूजुअली ये एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मैं बताऊंगा। इफ आई मे आस्क डॉक्टर, पैनक्रियाटिक सिम्टम्स क्या रहते हैं? तो पैनक्रियाटिक कैंसर के जो सिम्टम्स है, सबसे पहले आता है पीलिया होना, ठीक है। तो पैंक्रियास एक ऑर्गन होता है जो स्टमक और के पीछे होता है, और जो छोटी आंत हमारी डोडनम बोलते हैं उससे स्टार्ट होता है। उसमें कुछ पैंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं जो हमारे छोटी आंत में ड्रेन करते हैं। तो जहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो ड्रेन करती है, और बाइल डक्ट पित्त से आने वाली पित्त की नली जो बोलते हैं जी, वो दोनों एक ही जगह पर ड्रेन करती हैं, राइट। तो नॉर्मली पैंक्रियाटिक कैंसर्स में वो डक्ट ब्लॉक हो जाती है, तो पेशेंट को पीलिया स्टार्ट होता है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ज्यादातर केसेस में पीलिया को किसी और कारण से मान लिया जाता है, हेपेटाइटिस या फिर इन्फेक्शन या किसी चीज या टाइफाइड, और उसका ट्रीटमेंट चलता है। थोड़ा सा फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स डॉक्टर, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें पीलिया होता क्या है? पीलिया मतलब जॉन्डिस होता है, इसको कॉमन टर्म बोलते हैं, राइट। इंग्लिश में जॉन्डिस, हिंदी में पीलिया। मतलब आंखों का पीलापन, यूरिन का कलर पीला होना, पूरी स्किन पीली हो जाना, और इन कैंसर्स में स्किन में खुजली स्टार्ट हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, भूख लगना कम हो जाएगी। तो पीलिया एक ऐसा सिम्टम है जो कई लोग झाड़ फूक करवा लेते हैं, कई लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना ऐसे निकल जाता है जब तक उनका पीलिया बढ़ चुका होता है, करेक्ट। और जब वो आते हैं, उनका डायग्नोसिस होता है, इमेजिंग मतलब सीटी स्कैन वगैरह होता है, बायोप्सी होती है या वो जांचें होती हैं, राइट, तब तक ऑलरेडी काफी एडवांस हो जाता है। तो इस कारण से भी, और प्लस उसकी बायोलॉजी भी थोड़ा अग्रेसिव है,
तो पैंक्रेटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर की बायोलॉजी थोड़ा अग्रेसिव है, राइट। और कीमोथेरेपी बहुत कारगर नहीं होती है इन कैंसर्स में। अभी कुछ कुछ कीमोथेरेपीज आ रही हैं, बट फिर भी ओवरऑल ये अग्रेसिव कैंसर माने जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर कैंसर का जो इंसिडेंस है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंडो गैंजेटिक बेल्ट में है। इंडो गैंजेटिक बेल्ट का मतलब हुआ उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। अच्छा। आप किसी और पार्ट में जाएं कंट्री के, आपको इतना नहीं मिलेगा, बहुत ना के बराबर मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, मैंने जहाँ काम किया है तो वहाँ के बड़े सेंटर्स में जाइए, आपको एक दिन में, मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में था वाराणसी में, वहाँ एक दिन में ओपीडी में 25 से 30 पेशेंट्स आते थे गॉल ब्लैडर कैंसर के, जिसमें से करीब 85 to 90% स्टेज 3 या 4 हुआ करते थे, मेनली स्टेज 4। तो यहाँ पे इस जो आपने बोला इंडो गैंजेटिक थे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस कैंसर की, तो उसका क्या व्हाट माइट बी द रीजन? जो हम फूड लेते हैं उसकी वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है? क्या रीजन है कि इस बेल्ट में सबसे ज्यादा? एक्चुअली इसका इंसिडेंस जो है हाई है, बट अभी तक कोई ऐसी बहुत लार्ज स्केल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हुई नहीं है अच्छा, जिससे कॉन्क्रीट वे में आंसर कर पाए कि ये कारण है। क्या मिसकंसेप्शन और क्या मिथ्स होते हैं कैंसर के बारे में? ये बहुत अहम सवाल पूछा है, क्योंकि डे टू डे ओपीडी में मैं जो सवाल फेस करता हूँ ऑडियंस से, पेशेंट से, तो समझ में आता है कि समाज में बहुत ज़्यादा मिथ्स और प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। उसमें सबसे बड़ा ये है कि कैंसर जो है जानलेवा है, वो घातक है, प्राण घातक चीज़ है ये। करेक्ट। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैंसर्स पूरी तरह क्योर हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया थायराइड कैंसर हो गया, फिर इवन प्रोस्टेट कैंसर भी ऐसा है जो इवन स्टेज 4 में भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सभी में नहीं, 80 to 90% केसेस में अच्छी बायोलॉजी का होता है, और केवल हार्मोनल थेरेपी से या कई बार सर्जरी से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर पूरी हड्डियों में भी फैला हो स्टेज 4 में, तो भी आप यकीन न करें, पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली ये ओल्ड एज में ही होता है, 60s, 70s, 80s में होता है। तो इसके बारे में कहते हैं कि पेशेंट को जो लाइफ रहेगी या मृत्यु का कारण रहेगा, वो शायद प्रोस्टेट कैंसर ना हो, कुछ और कारण हो, कार्डियक इशू हो, लंग इशू हो। राइट। तो इसका मतलब ये उतना जानलेवा नहीं है। राइट। सेम फॉर थायराइड कैंसर, इवन अर्ली स्टेज कोलोरेक्टल कैंसर्स भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर्स का भी, जो यूट्रस के कैंसर्स होते हैं, करेक्ट, उसमें भी 60-70% जो होते हैं अच्छे टाइप के होते हैं वो। राइट। तो ये बात रही कि बायोलॉजी कुछ कैंसर्स की बहुत अच्छी होती है, तो हमें समझाना पड़ता है कि हर कैंसर को एक नजरिए से नहीं देखें। कैंसर एक शब्द तो है, लेकिन हर कैंसर का बिहेवियर अलग है, प्लस हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट की स्टेज अलग है, उसकी ओवरऑल कंडीशन अलग है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ और स्टैमिना कैसा है। करेक्ट। दूसरा जो मिथ हम सबसे कॉमनली देखते हैं वो है जब हम बताते हैं कि ये गांठ है आपके शरीर में, मैमोग्राफी में या सोनोग्राफी में ये आया है, राइट, अब हमको इसमें बायोप्सी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पेशेंट का पहला सवाल होता है, सर हमने सुना है कि बायोप्सी करने से कैंसर तो फैल जाता है सर। अच्छा, ये भी एक है मिथ है? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा मिथ है ये। अच्छा, सबसे कॉमन जो मैंने फेस किया है मिथ वो यही है। अच्छा, कि सर लोहा लगने से तो कैंसर फैल जाता है, अच्छा, सर सर्जरी कराने से कैंसर फैल जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को कि ये एक मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट, भले वो कीमोथेरेपी हो, सर्जरी हो, रेडियोथेरेपी हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया जा सकता जब तक हमारे पास बायोप्सी का प्रूफ ना हो। राइट, तो बायोप्सी इस दफा आपको कराना ही पड़ेगा। फाइनल आंसर है। ओके, ओके, क्योंकि इमेजिंग से आपको पता चलेगा कि गांठ है। इमेजिंग का मतलब होता है सोनोग्राफी, सीटी स्कैन या एमआरआई। राइट, राइट, राइट। बायोप्सी से मतलब टुकड़े की जांच, आप एक पतली सुई डाल के या फिर गांठ निकाल के, छोटी गांठ हो तो उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं, टिश्यू डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं। पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और फिर कंफर्म करते हैं कि इसमें कैंसर के चेंजेस हैं। राइट, ये एक नॉर्मल टिश्यू नहीं है, राइट, इसमें कैंसर के बलाव आ चुके हैं। राइट, तो फाइनल वर्ड वही होता है, फाइनल कंफर्मेशन तभी होता है, उसके बिना हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी कैंसर का। तो मतलब फर्स्ट स्टेज आपको उसके थ्रू ही आपको जाना। बिल्कुल बिल्कुल, बायोप्सी है। लंग कैंसर मान लेते हैं, विल टेक दिस एज एन एग्जांपल। जनरली
थोड़ा सा लंग कैंसर के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइएगा, फिर आप जेनेटिकली होलिस्टिकली भी बताइएगा कि वार्निंग साइंस क्या होते हैं कैंसर के। मैं पहले वार्निंग साइन सभी कैंसर के बारे में बता देता हूँ हाँ। कि इन जनरल कुछ 7-8 पॉइंट्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो हमारा शरीर हमको सिम्टम्स देता है, संकेत देता है, राइट, और जो कि ज्यादातर इग्नोर करते हैं, इसीलिए लेट स्टेज होती है। राइट, राइट। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी मैं किसी अवेयरनेस कैंप में जाता हूँ, जो हेल्थ टॉक के लिए जाता हूँ, तो ये पॉइंट अवश्य बताता हूँ पेशेंट्स को, लोगों को, कि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद में, अपने पेरेंट्स में, अपने पड़ोसियों में अगर ये संकेत मिलते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि देखिए, कैंसर के बारे में एक चीज सबको पता है, अर्ली डिटेक्शन इज द की। राइट, अगर जल्दी पता चल गया, राइट, अर्ली स्टेज में पता चल गया, तो इसको ठीक किया जा सकता है मोस्ट ऑफ द कैंसर के केसेस में। राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है किसी भी जगह से, किसी भी तरीके से ब्लड आना। अगर खांसी में ब्लड आ रहा है, बलगम में ब्लड आ रहा है, तो ये लंग कैंसर का संकेत हो सकता है। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लड आया तो कैंसर ही होगा। ऐसा नहीं है कि बस मान के बैठ गए कि ये कैंसर है, ऐसा नहीं है। टीबी हो सकता है, कुछ ब्लड वेसल में मैलफॉर्मेशन हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये लंग कैंसर का संकेत है। अगर उल्टी में ब्लड आ रहा है तो इसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर का संकेत हो सकता है। अगर लैट्रिन के रास्ते खून आता है तो ये कैंसर का संकेत हो सकता है, कोलोन और रेक्टम का। अब यहाँ पे मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको कि लैट्रिन के रास्ते खून आना, इसको मैक्सिमम जगह पे डायग्नोज किया जाता है पाइल्स की तरह। अच्छा, बिकॉज सिम्टम सिमिलर है कि लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, तो एक जनरल पब्लिक में ये मन में बना रखा है कि ये तो पाइल्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सिम्टम के लिए दिखाना नहीं चाहते हैं। राइट। एक शर्म होती है, एक डर लगता है कि क्या है। राइट। और आपने देखा होगा पोस्टर्स कितने सारे लगे रहते हैं, पाइल्स। राइट, राइट। वो साइकोलॉजिकल भी हो जाता है। राइट। बहुत सारे झाड़फूक वाले डॉक्टर्स, राइट, झोला छाप डॉक्टर्स, हाँ, ठीक है, बाबा लोग, हकीम, वैद्य तो हैं, इसका फायदा उठाते हैं, इसको पाइल्स बोल देते हैं। मरीज मान लेता है पाइल्स है, और कई महीनों तक पाइल्स का इलाज चल रहा होता है, और इवेंचुअली वो बाद में जब ठीक नहीं होता तो पेशेंट को लगता है अब किसी और को दिखाना है, वो तब जाके स्पेशलिस्ट को दिखाता है, कोलोनोस्कोपी होती है, मालूम चलता है तो कोलोन कैंसर है। और ये थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, डे टू डे मैं फेस कर रहा हूँ, ये चीज बहुत ही कॉमन है। राइट। फिर दूसरा सिम्टम बताऊंगा, अगर शरीर में वार्निंग साइन, अगर कहीं शरीर में कोई गांठ है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए या किसी और ऑर्गन में अगर कोई गांठ बन रही है जो लगातार बढ़ते जा रही है, ये कैंसर का संकेत हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेस्ट में होने वाली सारी गांठें कैंसरस है। ब्रेस्ट में होने वाली लगभग 70% गांठें जो होती हैं वो बिनाइन होती हैं, मतलब फैल नहीं सकती हैं। लेकिन आपको मालूम कैसे चलेगा? आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। करेक्ट। आपको जांच करानी पड़ेगी, तभी आपको मालूम चलेगा कि क्या है। लेकिन आजकल ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और अवेयरनेस काफी बढ़ी है, तो एटलीस्ट मेरी प्रैक्टिस में जो मैं देख रहा हूँ, हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 70% से 80% लोग जो हैं वो अर्ली स्टेजेस में आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बट गवर्नमेंट सेंटर्स में अभी भी अवेयरनेस की थोड़ा कमी है, तो पेशेंट थोड़ा लेट स्टेज में आते हैं वहां पे, तो ये डिफरेंस है। सेकेंडली, अगर आर्मपिट में कोई गांठ आ रही है तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है। आर्मपिट में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड करते हैं आर्मपिट में। अच्छा, वो लिम्फ नोड होते हैं। ओके। हम सभी के गले में, आर्मपिट में, इंग्वाइनल रीजन में नोड्स होते हैं, राइट, जो कि इन्फेक्शन या कैंसर में बढ़ जाते हैं, करेक्ट, जो कि संकेत देते हैं कि कोई बीमारी है वहां। राइट, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर में अगर यहाँ पे भी गांठ है आर्मपिट में, तो इसका मतलब वो कैंसर का संकेत हो सकता है। राइट। तो ये भी पता चलना चाहिए। तीसरी चीज होती है, अगर मुंह में कोई छाला है जो हील नहीं हो रहा है। अब मुंह के छाले तो सभी लोगों को होते हैं, बहुत कॉमन चीज है। हम क्या लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, पानी पीते हैं और कुछ ना कुछ नुस्खे अपनाते हैं और ठीक हो जाता है। करेक्ट। लेकिन जो इंसान स्मोक कर रहा है, गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, इन सब चीजों का सेवन कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है कि उसको, उसमें मैक्सिमम केसेस में होता है, उन्हीं में ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई ऐसा छाला हो जो हील नहीं हो रहा और बढ़ते जा रहा है, तो ये माउथ के कैंसर का संकेत हो सकता है। या आवाज में बदलाव आ रहा है तो ये लैरिंक्स कैंसर का हो सकता है, वॉइस बॉक्स कैंसर का। खाना घोटने में कोई दिक्कत हो रही है तो ये फूड पाइप के कैंसर का संकेत हो सकता है। फिर एक ऐसा संकेत है जो किसी को समझ में क्लियरली नहीं आता है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, भूख कम लगना। ठीक है, ये भी सिम्टम होता है, बिल्कुल सिम्टम होता है।
भूख ना लगना बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है, टीबी में हो सकता है, क्रॉनिक इलनेसेस में हो सकता है। बट भूख ना लगना, वजन कम होना बिना मेहनत किए, बिना जिम जाए, बिना खाना कम किए, अगर वजन कम हो रहा है, जो कि आपका वेट है उसका 10% अगर एक महीने में कम हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस बोलते हैं, और ये कैंसर का संकेत हो सकता है। तो ये सब चीजें इन जनरल समझ में नहीं आती हैं। पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं चला सर ये कैंसर कैसे हो सकता है मुझे। तो मैं पूछता हूँ कि तो लाइक शॉक वैल्यू, शॉक में आते हैं। हाँ, तो मैं उनको देख के समझ में आता है, उनकी शर्ट ढीली हो गई है, पैंट ढीली है, या महिला है तो ब्लाउज ढीला हो गया है, तो समझ में आया था कि वजन वेट लॉस हुआ है। तो पूछते हैं आपका वजन का कम हुआ है क्या? बोलते हैं हाँ सर बहुत वजन कम हो गया है। तो मतलब संकेत था, शरीर ने संकेत दिया, आपने समझा नहीं। तो शरीर हमारा संकेत देता है। फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट होने वाले बहुत सारे कैंसर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो सकता है क्योंकि गांठ है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहीं बहुत सारे कैंसर जो संकेत नहीं देते हैं, पेट के अंदर बड़े होते जा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, हल्का फुल्का संकेत होगा। अब ओवेरियन कैंसर की अगर बात करें, ये भी बहुत कॉमन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर यूजुअली स्टेज 3 या 4 में डिटेक्ट होते हैं इन व्हिच इज इन विमेन। या ऑब्वियसली ओवरी मतलब अंडाशय का कैंसर। तो इसमें क्या होता है कि ओवरी में सूजन आती है, बढ़ जाती है, गांठ बनती है, फिर फूट जाती है और वो कैंसर पेट में फैल जाता है। अगर पूरे पेट में फैल जाता है तो स्टेज 3 बन जाता है। राइट। और अगर लंग्स में चला गया, पानी भर गया, तो स्टेज 4 हो जाता है। तो यूजुअली क्या है कि ओवरी के गांठ अगर बड़ी हुई तो सिम्टम नहीं आते हैं। करेक्ट, राइट, ठीक है। पेट में पानी भर जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेशेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाता है या मेडिसिन में जाता है, बोलता है कि सर पेट फूल रहा है, गैस बन रही है। मैक्सिमम लोग ओवर द काउंटर ड्रग ले लेते हैं, एंटासिड ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है पेट फूल रहा है मतलब गैस बन रही है। तो इस वजह से 70% जो ओवेरियन कैंसर है वो बहुत लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। लेकिन एक मजे की बात बताऊंगा आपको जी, कि स्टेज 3 और 4 ओवेरियन कैंसर्स को भी पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। राइट। पेशेंट को एक अच्छा सर्वाइवल दिया जा सकता है। और कई केसेस में ट्रीटमेंट का डॉक्टर ये पूरा प्रोसेस कितना लंबा होता है, कितने हाउ मेनी मंथ्स में लगता है या इयर्स लगते हैं इसका, कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है ट्रीटमेंट का, या वो भी डिपेंड करता है? ये हर कैंसर पर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर हम केवल लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, क्योंकि सबसे कॉमन कैंसर्स में है, तो अगर स्टेज 1 में आता है या 2 में आता है तो कई बार ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, अगर अच्छी बायोलॉजी का ट्यूमर है, हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर है, तो केवल सर्जरी सफिशिएंट होगा, और उसके बाद हम कुछ टैबलेट्स हार्मोनल थेरेपी के देते हैं, वो काफी होता है। लेकिन यंग पेशेंट है, थोड़ा अग्रेसिव बायोलॉजी का कैंसर मिल गया, उसमें कई बार हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, जो 4 साइकिल कीमोथेरेपी होती है, जो करीब 3-3.5 महीने चलती है। फिर सर्जरी होती है, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी होती है, और मोस्टली जो है कीमोथेरेपी 8 साइकिल्स की होती है ब्रेस्ट कैंसर में। तो इसका ड्यूरेशन आप मान लीजिए 6 महीने के आसपास, 8-7 महीने के आसपास हो गया। सर्जरी हो गई, रेडिएशन थेरेपी में 1-1.5 महीना लग जाता है, उसका टोटल ड्यूरेशन 9 महीने से 10 महीने हो जाता है। अगर कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें तो कोलोन कैंसर्स में यूजुअली सर्जरी सफिशिएंट होता है। राइट। सर्जरी कर दी आपने, कई बार कीमो की जरूरत, मोस्टली कीमो की जरूरत नहीं पड़ती है, रेडिएशन का कोई रोल नहीं है। स्टमक कैंसर में कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। तो ये हर कैंसर के लिए अलग होता है, हर पेशेंट के लिए, हर स्टेज के लिए अलग। तो नो 2 कैंसर्स आर अलाइक, क्योंकि हर पेशेंट अलग है, हर कैंसर अलग है। अगर कोई 40 साल का व्यक्ति किसी कैंसर के साथ आ रहा है, किसी पर्टिकुलर बायोलॉजी के साथ आ रहा है कैंसर की, उसका ट्रीटमेंट हम एक 70 साल के व्यक्ति जैसा नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। एक 80 साल के व्यक्ति जैसा नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है। तो हर कैंसर अपने आप में अलग है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग है, और ड्यूरेशन भी उसी पर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी मोडालिटीज उसमें दी जा रही है। फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कीमोथेरेपी क्या होती है, कि इट इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, और कितने टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं? तो कैंसर के ट्रीटमेंट्स की हम बात करें तो उसमें सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। सॉलिड ऑर्गन कैंसर जिसमें गांठ बन रही है, ठीक है। एक हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज होते हैं, मतलब ब्लड कैंसर या लिम्फोमास हो जाते हैं, जिसको ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकीमिया, और लिम्फ नोड्स में जो कैंसर होता है लिम्फोमा। इन जनरल अगर हम बात करें तो इसमें सर्जरी का रोल नहीं होता है, इसमें रोल होता है कीमोथेरेपी का। राइट। ओके के इसको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं कीमोथेरेपी द्वारा। राइट। कई बार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है इसमें। करेक्ट। किसी किसी कंडीशन में। राइट।
अगर हम सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स की बात करें, जो बाकी सारे कैंसर्स जिसकी अभी अभी तक हम बात कर रहे हैं, उसमें सर्जरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और सर्जरी में भी बहुत एडवांसमेंट्स आ गए हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, उस पुराने ज़माने में ब्रेस्ट पूरा निकालना पड़ता था, इसमें महिला को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पड़ता था वो बहुत ज़्यादा था, जो एज मेल हम कभी नहीं समझ सकते हैं। एक ब्रेस्ट लूज करना पेशेंट के लिए बहुत ही साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का। बट आज ज़माना बदल गया है, आज एडवांसमेंट ऐसे हैं और रिसर्च ने प्रूव किया है कि ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं वो पूरा ब्रेस्ट निकालने के बराबर है। ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी का मतलब होता है कि हम केवल उस गांठ को और उसके आसपास के हिस्से को निकालते हैं, पूरे ब्रेस्ट को नहीं निकालते, पूरे ब्रेस्ट को नहीं निकालते हैं, जो पहले होता था। एग्जैक्टली। लेकिन ये अर्ली कैंसर्स के लिए है जिसमें गांठ बहुत बड़ी नहीं है। राइट। वहाँ बहुत बड़ी गांठ है, स्किन इन्वॉल्व है, तब हम नहीं कर सकते वो। राइट। तो छोटी गांठों के लिए ये किया जाता है। और कई बार हम कीमोथेरेपी देके छोटा करते हैं, अगर थोड़ी बड़ी गांठ है फिर भी हम कर सकते हैं ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन। तो ये करते हैं। उसके अलावा और भी एडवांसमेंट्स आए हैं। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का दूसरा पार्ट होता है ब्रेस्ट के अलावा एक्जिला। हमें एक्जिला को भी एड्रेस करना है, मतलब राइट आर्म, अंडर आर्म जिसको बोलते हैं, उसको भी एड्रेस करना है। वहाँ पे हमारे नोड्स होते हैं। तो अभी जो टेक्निक है सर्जरी की, उसमें हम कुछ डाई डालते हैं जो कि एक्जिला में जाती है, और हम उन नोड्स को लेके सर्जरी के दौरान ही, जब पेशेंट बेहोश है तभी हम भेजते हैं लैब में। वहाँ से हमें आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है कि ये नोड इन्वॉल्व है। अगर वो नोड इन्वॉल्व है तो हम बाकी एक्जिला का भी डिसेक्शन करते हैं, सर्जरी करते हैं। करेक्ट। नहीं होता तो नहीं करते हैं। तो ये एडवांसमेंट्स हैं राइट सर्जरी में, जिसमें पेशेंट की तकलीफ कम हो रही है, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन कम हो रहे हैं। प्लस बहुत सारी कैंसर सर्जरीज आज की डेट में मिनिमली इन्वेसिव तरीके से की जाती है। करेक्ट। मिनिमली इन्वेसिव का मतलब होता है पूरे पेट में चीरा नहीं लगाना पड़ रहा है, दूरबीन के द्वारा। वो लैप्रोस्कोपिक हो सकता है, रोबोटिक हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं सर लेजर से सर्जरी हुई है। तो मैं समझाना चाहूंगा दर्शकों को कि लेजर से सर्जरी नहीं होती है। लेजर एक अलग चीज है, लेजर कोई मोडालिटी नहीं है। तो जो मरीज जिसको लेजर समझते हैं वो एक्चुअली दूरबीन की टेक्निक है। दूरबीन डाल के पेट के अंदर सर्जरी करते हैं। राइट। करता डॉक्टर ही है, इवन रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर ही करता है, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसा ही है, बट उसके कुछ अलग बेनिफिट्स हैं। बट उसको बोलते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, मतलब पूरा चीरा नहीं लगा रहे हैं, दूरबीन के द्वारा हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। फिर सर्जरी के बाद मोडालिटी की बात करें कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी एक ऐसी मोडालिटी है, ऐसा उपाय है जिसमें नसों के थ्रू हम दवाइयाँ देते हैं जो कैंसर सेल्स को मारती हैं। वो पूरे शरीर में जाके कैंसर सेल्स को मारती हैं। लेकिन कीमोथेरेपी पूरी तरह स्पेसिफिक नहीं होती है कि केवल कैंसर सेल्स को ही मारेगी, बाकी कुछ कुछ सेल्स को भी अभाव असर करती है। एक सॉरी टू कट यू शॉर्ट डॉक्टर, ये चीज बताइए, कीमोथेरेपी में लेजर्स का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। लेजर का इस्तेमाल किसी चीज में नहीं होता है। अच्छा। कैंसर में लेजर का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होता है। तो कैंसर के जो सेल्स हम मान के चलते हैं कि हमारे शरीर में फैल गए होंगे, ब्लड में स्प्रेड हो गए हैं, और जो हमारी गांठ है उसको छोटा करने के लिए और ट्यूमर बायोलॉजी को समझने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ये नसों से दी जाती है और ये सिस्टेमिक थेरेपी है। सिस्टेमिक थेरेपी का मतलब होता है पूरे शरीर के अंगों पे असर डालेगी। राइट। इसलिए उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। राइट। अगर हम बात करें रेडिएशन थेरेपी की, उसको क्षयकिरण थेरेपी बोलते हैं या सिकाई बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में, कॉमन पर्सन जो लेमन लैंग्वेज में सिकाई बोलते हैं। सिकाई क्या होता है? कुछ मशीन के थ्रू, रेडिएशन की मशीन्स होती हैं, लाइनैक मशीन है आज की डेट में, उससे कुछ रेडिएशंस जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर आते हैं और केवल उसी ऑर्गन को में जो सेल्स हैं उसको जलाते हैं। उसमें जो कैंसर सेल्स हैं, जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं, तेजी से बढ़ने वाले, उनको खत्म करते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी एक लोकल थेरेपी है, कीमोथेरेपी एक सिस्टेमिक थेरेपी है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी है जो मेनली ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है, गोलियों के फॉर्म में, प्रोस्टेट कैंसर में दी जाती है गोलियों के फॉर्म में, और एक हार्मोन्स पे असर करती है। उसके अलावा अभी लेटेस्ट जो है वो इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी एक स्पेसिफिक तरीके की कीमोथेरेपी होती है जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को ही टारगेट करती है। इसके साइड इफेक्ट्स थोड़ा कम होते हैं और
एडिशनल एडवांटेजेस काफ़ी हैं। प्रोसेस क्या होता है इम्यूनोथेरेपी का? ये कीमोथेरेपी जैसा ही होता है। अच्छा। ये सिस्टम में कीमोथेरेपी होती है और नसों के द्वारा ही दी जाती है। अच्छा, ओके, बट ये नए डेवलपमेंट्स है। तो मतलब इससे मतलब जो क्योर है वो ज़्यादा जल्दी हो सकता है क्या? इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये हैं कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जो है थोड़ा ज़्यादा है, राइट, क्योंकि नॉर्मल सेल्स पे भी असर पड़ता है। राइट, राइट, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी थोड़ा स्पेसिफिक टारगेट करती है, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जिनको टारगेट करती है, और ऐसा नहीं है कि हर कैंसर में दिया जाता है। कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स हैं जिसमें हमें टारगेट्स मिल रहे हैं इम्यूनोथेरेपी के लायक, उन कैंसर्स में हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बताऊं तो लंग कैंसर्स के बारे में जो एक धारणा है कि लंग कैंसर्स तो पूरी तरह से घातक है और 6-7 महीने से ज़्यादा स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट नहीं जिएगा। आज के डेट में ऐसा नहीं है। कुछ 5-7 साल के भीतर हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हमने टारगेटेड थेरेपी या किसी केस में इम्यूनोथेरेपी दी है, और स्टेज 4 के कैंसर पेशेंट्स भी आज 3 साल, 4 साल और 5 साल जी रहे हैं। अच्छा, ओके। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ऑन्कोलॉजी की फील्ड में कि टारगेटेड थेरेपी जो गोलियों के फॉर्म में ली जाती है, पेशेंट केवल गोली खा के कई साल तक जीवित है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट, क्योंकि रिसर्च हुई है, टारगेट्स मिले हैं, तो इसको प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं कि पेशेंट का टिश्यू लिया गया, बायोप्सी ली गई, उसमें स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल्स मिले कि हमारी दवाई इसको टारगेट करके जो खत्म कर सकती है। कुछ ऐसे रिसेप्टर मिले हमको उस कैंसर में, तो उसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। या कुछ ऐसे रिसेप्टर्स मिले जिसपे हमारी इम्यूनोथेरेपी कारगर होगी, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो स्टेज 4 कैंसर्स, लंग के और भी कुछ कुछ कैंसर्स हैं जो फैल रहे हैं, उसमें अगर हमें टारगेट्स मिल जाते हैं तो पेशेंट का आउटकम काफ़ी इंप्रूव किया जा सकता है, सर्वाइवल काफ़ी इंप्रूव किया जा सकता है। यू एज अ प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, आपने ट्रीटमेंट किया है या फिर आप डायग्नोज कर रहे हो, जब आपको बताना पड़ता है किसी पेशेंट को, तो आप अपने दिमाग में क्या रखते हो? आपका तरीका क्या होता है? कैंसर का न्यूज़ ब्रेक करने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट के ऊपर, तो वो केवल एक पेशेंट के ऊपर नहीं है, वो एक फैमिली के ऊपर है, उसके रिलेटिव्स के ऊपर है, और ये केवल एक एस्पेक्ट नहीं है, इसका इमोशनल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। तो कई बार पूरी फैमिली टूट जाती है इससे। तो पहले हताश हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो हमें बहुत संभल के, बहुत बारीकी से, बहुत नाजुक तरीके से हैंडल करना पड़ता है इस चीज़ को। एक चीज़ मैं बहुत कॉमनली फेस करता हूँ कि कई बार एल्डरली पेशेंट जो होते हैं, तो उनके बच्चे जो है पहले पेशेंट को बाहर बैठा देंगे, फिर खुद अंदर आएंगे, बोलेंगे हश हश वॉइस में कि डॉक्टर साहब मरीज को मत बताइएगा, उनका दिल टूट जाएगा, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, वो आपके पिताजी हैं, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, ठीक है, आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, ठीक है, मेंटली आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये तो आप भूल जाइए कि वो मेंटली कमज़ोर हैं। दूसरी बात, कोई भी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं बिना पेशेंट को बताए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और रिसर्च ने भी प्रूव किया है, और मैं पर्सनल और मेरे जो टीचर्स रहे हैं उनकी भी सेम यही रही है कि पेशेंट को न्यूज़ बताया जाए, पेशेंट को पता हो अपने डायग्नोसिस, तो उसका ओवरऑल आउटकम बेटर रहता है, क्योंकि उस केस में वो मेंटली प्रिपेयर्ड है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। करेक्ट। और आप अगर नहीं बताते हैं तो आपको लगता है पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि कीमोथेरेपी किस लिए दी जा रही है, ऑफ कोर्स, सर्जरी किस लिए की जा रही है। करेक्ट। पेशेंट को मालूम होता है, तो बेटर कम्युनिकेशन हो, पेशेंट ट्रांसपेरेंसी रहे, डॉक्टर के बीच में तो होनी चाहिए। बिल्कुल। हम नहीं बताते तो एथिकली भी गलत है, मॉरली गलत है, और अगर पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं अगर वो नहीं बताते तो भी गलत है, वो भी गलत। अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो मॉरल सपोर्ट में बेटर रहेगा। आप छुपा के तो नहीं चल सकते कि कीमोथेरेपी दी गई है, सर्जरी हुई है, तो बहुत नाजुक तरीके से हैंडल करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट किस तरह से है, हमें समझाना पड़ता है कि इसका इम्पैक्ट जिस तरह आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा, ये अर्ली स्टेज है, ठीक हो जाएगा, सर्वाइवल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को लगता है कि कीमोथेरेपी मिलेगी सब बाल झड़ जाएंगे, तो हम उनको अपने सर्वाइवर्स की स्टोरीज भी बताते हैं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो मैं आमतौर पे मेरा जो तरीका है उसमें मैं बताता हूँ कि मेरे बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं हमारे, जो ये कैंसर, पर्टिकुलर कैंसर 20 साल पहले हुआ था, आज सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं,
और उनको भूल भी गए हैं कि उनको कैंसर है, ठीक है। तो हम लोग मैक्स में कैंसर सर्वाइवर्स डे भी मनाते हैं, जो कि जो हमारे कैंसर के सर्वाइवर्स हैं या फिर उससे गुजर रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक मंच पे आते हैं और हम अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं जहाँ पे योगा, म्यूजिक थेरेपी, बहुत सारी चीजें होती हैं। और पेशेंट्स जो उस जर्नी के थ्रू गुजरे हैं वो अपनी पूरी जर्नी को बताते हैं कि इस तरह रही, आज मैं उस जंग को जीत के इस पार खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। उससे हमारे जो पेशेंट्स अभी उस स्टेज में है, जो ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं, उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत ज्यादा मिलता है। प्लस कई पेशेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो मैं अपने बाकी पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस में जो है उनसे पहले से बात कर लेता हूँ और पूछता हूँ क्या मैं आपका नंबर उनसे शेयर कर सकता हूँ कि आपसे पूछ के वो मोटिवेशन ले सकें, आपकी जर्नी जान सकें, ठीक है। उससे भी बहुत कदर मिलती है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी ने देखा कि इस पेशेंट को, अभी कल ही की बात है, एक पेशेंट आई 38 ईयर ओल्ड फीमेल जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, मैंने ऑपरेट किया, तो मैंने बहुत डाउट्स थे, तो मैंने दूसरे पेशेंट का से बात कराई उनकी, तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि 1.5 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी, कीमोथेरेपी हुई, अब पूरी जंग जीत के मैं इस तरफ हूँ और डिफिकल्ट रहा, लेकिन आज मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, खुश हूँ, सब ठीक चल रहा है, जांच कराने आती हूँ। उस पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस भी आया, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी मिला और मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत मिली। तो ये जो ग्रुप थेरेपी बोल सकते हैं इसको, जो हम लोग सर्वाइवरशिप वीक्स में करते हैं, या फिर बाकी पेशेंट जो ओपीडी में बैठे होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, उससे भी उनको जानकारी मिलती है कि इस ट्रीटमेंट से ये हुआ वो हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे आपने बताया कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है एंड कैंसर जनरली ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि वन ऑफ हम सुन लेते हैं कि किसी को कैंसर है जी, हम अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कहीं पे किसी ना किसी को तो जानते हैं जिसको कैंसर था पहले या है या डायग्नोस हुआ है। तो और ये ग्लोबली ये है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर दिस राइजिंग इंसिडेंस ऑफ कैंसर? इतना फ्रीक्वेंट क्यों हो रहा है? इतने ज़्यादा लोगों को कि कभी ये कैंसर हो गया, कभी वो कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर जैसे अभी आपने बताया। कुछ सालों के, एक डेकेड से कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं। 30-40 साल पहले कुछ लोग जो है, हम शायद ही किसी को जानते थे जिनको कैंसर हुआ हो। आज ऑलमोस्ट हर इंसान किसी ना किसी को जानता है जिसको कैंसर हुआ है या फिर हो रखा है जी। तो कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ा है, डिटेक्शन भी बढ़ा है। पहले के टाइम पे बहुत लेट डिटेक्ट होते थे, आज भी इंडिया में मैक्सिमम कैंसर लेट स्टेज में ही डिटेक्ट हो रहा है, राइट। लेकिन अर्ली डिटेक्शन भी बहुत बढ़ा है क्योंकि अवेयरनेस भी धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट। अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ठीक है। जितना हम अपनी नॉर्मल जीवन शैली से हट रहे हैं उतना ही ज्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गए, मतलब हृदय की बीमारियां हो गई, पेट की बीमारियां हो गई या कैंसर हो गए। तो लाइफस्टाइल फैक्टर की बात करें, सेडेंटरी लाइफ होती जा रही है, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, मैं वही पूछने वाला था कि स्ट्रेस का कितना बड़ा योगदान है जो कैंसर। बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि स्ट्रेस केवल एक कंपोनेंट नहीं है, वो बाकी चीजों को भी रिवॉल्व कर रहा है, उसका रहो, ठीक है। तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं, ढंग की नींद ना होना, हसल कल्चर वो जो हो रखा है आजकल कि ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, डाइट अच्छी नहीं है, हम फास्ट फूड की दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है। ई कॉमर्स और स्विगी जोमेटो से खाना बना के प्लास्टिक कंटेनर्स में, देखिए इंस्टाग्राम पे दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है हमको, बट कुछ सही है कुछ गलत है, बट हम समझ सकते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना जो होता है हमारा प्रसाद की तरह हुआ करता था एक जमाने में। हम तरीके से बैठ के घर का शुद्ध ताजा बनाया हुआ खाना खाते थे जिसमें सारे तत्व होते थे, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, चटनी, अचार, ठीक है। आज की डेट में हम टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर से प्लास्टिक के पैकेट में मंगाया हुआ खाना खा रहे हैं, हर चीज में मिलावट है। सब्जी ले लीजिए, राशन ले लीजिए, दाल हो गया, चावल हो गया, आपके मसाले हो गए, किसी में मिलावट नहीं है, हर चीज में पेस्टिसाइड है। तो बताना बड़ा मुश्किल है कि किस चीज से क्या हो रहा है, बट डेफिनेटली इन सब चीजों का योगदान है, ठीक है। हसल कल्चर से आप
पूरी तरह सो नहीं रहे हैं, स्लीप साइकिल आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रखी है, आप धूप नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो जैसा मैंने कहा आप जो नॉर्मल जीवन शैली से हट रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये एक विशेष साइकिल है जो किसी न किसी तरीके से कैंसर के होने में वो कर रहा है। अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, ओवेरियन कैंसर की बात कर रहे हैं, तो देखिए शादी ना करना या फिर लेट शादी करना, बच्चे ना करना, या पहला बच्चा 35 साल के बाद करना, तो रिस्क बढ़ जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं चाइल्डलेस कपल्स जो चूज कर रहे हैं कि बच्चा नहीं चाहिए, बहुत सारे कपल्स हैं। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी, कर 35 साल के बाद बच्चा हो रहा है, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर बन रहे हैं। सब लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। आजकल फीमेल्स भी स्मोक कर रही हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक्स ले रही हैं। करेक्ट, ये तो डेटा में भी आया है कि फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी 10 years बैक, बिल्कुल अब ज्यादा विमेन काफी स्मोक करने लगे। बिल्कुल, यंग वुमेन काफी स्मोक कर रहे हैं। स्मोकिंग सबके लिए खराब है। मैं जेंडर बायस में फीमेल्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि उनके लिए खराब है, मेल्स के लिए भी खराब है, सबके लिए खराब है, ठीक है। लेकिन स्मोकिंग और लिकर लेने से फीमेल्स में जो कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट, ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर्स के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। Are there any experimental treatments that are showing any promise in clinical tests? कुछ experimental therapies अभी आ रही हैं इस फील्ड में? कैंसर की फील्ड में बहुत रिसर्च हो रही है, ओके, बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। बहुत सारी नई दवाइयाँ हर मंथ आ रही हैं, लाइक इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। इसको हम बोलते हैं प्रेसिजन मेडिसिन। जो फ्यूचर है वो प्रेसिजन मेडिसिन का है कि हर एक पेशेंट अलग है, हर एक पेशेंट की ट्यूमर अलग है, बायोलॉजी अलग है उसकी, तो हम उसमें स्पेसिफिक कैंसर सेल्स में जो रिसेप्टर्स है उसको टारगेट कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये रिसर्च हो रही है, नए नए मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब कैंसर ट्रीटमेंट्स, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, राइट। और अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें, सर्जरी में भी इवन स्टेज 4 कैंसर जो है बहुत सारे, उसको भी हम क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीट करते हैं। देखिए, इंटेंट का मतलब ये होता है कि जब हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, उसका पूरा प्लान डिसाइड करते हैं, तो कीमो वाले डॉक्टर जिसको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, रेडिएशन वाले ऑन्कोलॉजिस्ट जिसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जरी करते हैं। और बाकी भी जो डिसिप्लिन्स हैं हमारे, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, वो मिलके एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट का ये स्टेज, ये ट्यूमर बायोलॉजी है, सीटी पे ये है, पेट स्कैन पे ये है, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट सीक्वेंस होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो उस टाइम हम डिसाइड करते हैं पूरा एज अ होल कि क्या ट्रीटमेंट का सीक्वेंस रहेगा, राइट। तो सर्जरी में भी मैं कहूँ तो बहुत सारे कैंसर, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर में, इवन स्टेज 4 में भी, ओवेरियन कैंसर में स्टेज 3 और 4 में भी, ब्रेस्ट कैंसर के कुछ कैंसर्स में स्टेज 4 में भी क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीट कर सकते हैं। तो हम ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड करते हैं कि क्या इंटेंट है ट्रीटमेंट का, राइट। इंटेंट का मतलब है कि या तो क्यूरेटिव है या पैलिएटिव है, कि हम कोशिश कर सकते हैं इस बीमारी को क्योर करने की, ठीक है, इसको वापस ना आने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं, करेक्ट। तो दैट इज क्यूरेटिव इंटेंट, ठीक है, हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। या दूसरा है कि अगर बीमारी पूरी फैल गई है, इसमें उम्मीद नहीं है कि हमारी थेरेपीज या सब कुछ करने के बाद भी पूरी तरह से ठीक हो, करेक्ट, पैलिएटिव इंटेंट हो जाता है। हाउ इम्पोर्टेंट इज जेनेटिक टेस्टिंग इन कैंसर एंड शुड पीपल कंसिडर इट? जेनेटिक टेस्टिंग करना चाहिए? तो जेनेटिक टेस्टिंग के भी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान अचानक से बोले कि मुझे जेनेटिक टेस्ट कराना है अपना कैंसर पता करने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लैब्स जो हैं वो जेनेटिक टेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, बट उसकी भी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है। केवल 10 के इसका रिस्क होता है? हाँ, जेनेटिक बिल्कुल होता है। 10% जो कैंसर्स होते हैं ओवरऑल, और ब्रेस्ट कैंसर में भी 10% के आसपास है, वो जेनेटिक कॉजेस की वजह से होते हैं। मतलब आपके जीन्स में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ नॉन जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर उत्पन्न हो रहा है। सबसे कॉमन आप लोगों को पता होगा ब्राका, BRCA, ये फेमस हुआ था एंजेलिना जोली के टाइम पे, जब उन्होंने हिस्टेक्टोमी कराई, राइट, तो उनका ब्राका पॉजिटिव था, BRCA जीन पॉजिटिव था, राइट, इसलिए उन्होंने प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टोमी करा ली। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? मतलब कि उनको पता चल गया ये जेनेटिक चेंज है, तो ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले ही, पता नहीं होता कि नहीं होता वो नहीं पता, राइट, बट चांसेस थे उनके में, राइट, तो उन्होंने अपने ब्रेस्ट रिमूव करा ली, राइट। तो उसके बाद ये जेनेटिक चीज बहुत फेमस हुई थी, मैस्टेक्टोमी बहुत चर्चा में आई थी। तो
10% कैंसर लगभग होते हैं जो जेनेटिक कॉजेज से होते हैं, जिनमें आइडेंटिफाइड जेनेटिक म्यूटेशंस हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग जो होता है वो हाई रिस्क पॉपुलेशन में किया जाता है। अगर किसी की फैमिली में 2 या 2 से ज़्यादा हों, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स किसी कैंसर से ग्रसित हैं, ठीक है। अब हर कैंसर में जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी घर में 2 कोई पर्टिकुलर कैंसर से अलग अलग टाइम में तो उनको भी होने का रिस्क बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ कैंसर जो है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन ज़्यादा होता है, राइट। तो उसमें जेनेटिक काउंसलिंग करनी होती है, काउंसलर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका रिस्क कितना है, और अगर फैमिली मेंबर में कोई जीन पॉजिटिव आई थी तो आपको भी वो टेस्ट कराना है। जैसे हम नॉर्मली हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट कितना बड़ा वो एक सेवियर बन सकता है कि हम उससे पता लगा ले कि कैंसर हो सकता है। शुड पीपल गेट रेगुलर ब्लड टेस्ट डन ताकि पता चले कि कैंसर है या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा इज दैट अ पॉसिबिलिटी? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लड कैंसर जो कॉमनली हम CBC, LFT, KFT, लिवर और किडनी के टेस्ट कराते हैं, उनसे पता नहीं चलता है, एक्सेप्ट ब्लड कैंसर्स, राइट। वो आपके CBC में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। बाकी कैंसर्स रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। ट्यूमर मार्कर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कैंसर में कोई पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट बढ़ जाए, उसका मार्कर की वैल्यू बढ़ जाए, तो वो उसका प्रतीक होता है। कंफर्मेटरी नहीं होता है, बट प्रतीक होता है। जैसे कोलोरेक्टल कैंसर में एक CEA करके टेस्ट होता है, वो बढ़ जाता है। ओवेरियन कैंसर में CA 125 बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन और भी कंडीशन में बढ़ता है, तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है कि CA 120 थोड़ा बढ़ गया तो भाई ओवरियन कैंसर है। तो मेरे टॉक के बाद ऐसा ना हो कि लोग घबराने लग जाए कि भैया 120 थोड़ा बढ़ गया, अब तेरे ओवरियन कैंसर हो गया। बट बाकी टेस्ट कराए जाते हैं, सपोर्टिव एविडेंस मिलता है इन सब टेस्ट से, राइट। CA 99 एक टेस्ट है। तो कुछ टैस्ट हैं, और भी कुछ टेस्ट होते हैं, AFP, CEA। तो इन टेस्ट से एक इंडिकेशन मिलता है, बट ये रूटीनली कराने वाले टेस्ट नहीं है, बट हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में कराना चाहिए। लेकिन अगर आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका मतलब ये है कि स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जिस पॉपुलेशन में ये बीमारी है नहीं, एविडेंटली कोई साइंस एंड सिम्टम नहीं है, करेक्ट, उनमें हमें कौन से टेस्ट कराने हैं ये जानने के लिए कि ये बीमारी अंदरूनी तौर पे है कि नहीं है। तो स्क्रीनिंग की कुछ गाइडलाइंस है हर एक कैंसर के लिए। हमारी कंट्री में ब्रेस्ट कैंसर के लिए गाइडलाइंस है, सर्वाइकल कैंसर के लिए गाइडलाइंस है, बट बाकी कैंसर्स के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस नहीं है, राइट, क्लियर कट, क्योंकि ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि किसी पॉपुलेशन में कोई कैंसर बहुत ज्यादा है तो हम स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि हमें बेनिफिट भी देखना पड़ेगा कि अगर आप 1 लाख लोगों को स्क्रीन कर रहे हो तो उसमें कितना कॉस्ट आ रहा है, और उसमें से कितने लोग आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करनी पड़ती है, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड किया कि सबकी कोलोनोस्कोपी कराना शुरू कर दो, ठीक है, कि कोलोरेक्टल कैंसर बहुत बढ़ रहा है तो हम सबकी कोलोनोस्कोपी करा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। US में होता है क्योंकि US में कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है कोलोरेक्टल कैंसर की। जापान में स्टमक कैंसर बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे स्टमक कैंसर के लिए अपर GI एंडोस्कोपी की जो है गाइडलाइंस है, साथ में एक बार एंडोस्कोपी करानी होती है, राइट। ब्रेस्ट या मैंडेटरी है वहाँ पे, या गाइडलाइंस है, राइट। मैंडेटरी मतलब ऐसा कि कोई फॉलो करे ना करे, बट वहाँ के लोग कराते हैं, राइट, ठीक है। इंडिया में कोलोरेक्टल कैंसर हमेशा से बहुत ज्यादा नहीं रहा है, बट पिछले 1-2 दशक से कोलोन और रेक्टल के कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, राइट। उसका कारण आप गेस कर सकते हैं कि जैसे हमने यूरोप मतलब वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू किया, वेस्टर्न डाइट को फॉलो करना शुरू किया, अपने खाने को छोड़ा और फास्ट फूड अपनाया, तो उसकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है इंडिया में। हाउ इम्पोर्टेंट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट? कैंसर कहाँ तक पहुंचे एंड कितना सिग्निफिकेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन इवॉल्विंग है, अभी क्लियरली आया नहीं है, बट कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये आगे जाके आएगा, हर ब्रांच में आएगा, डायग्नोसिस में आएगा, कुछ एल्गोरिदम्स प्रिपेयर होंगे कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर माइक्रोस्कोपी में दिख रहा है तो ये कैंसर हो सकता है, क्योंकि एक ह्यूमन आई जो देख रही है, ठीक है। आप AI के थ्रू उन एल्गोरिदम्स को लाखों लोगों के द्वारा ऑब्जर्वेशन को और सिस्टमिक ट्रेनिंग के द्वारा जो बोलते हैं उसको एल्गोरिदम्स बना के आप ट्रेन कर सकते हैं, तो इन नियर फ्यूचर आने की उम्मीद है। प्लस जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, CT स्कैन, पेट स्कैन होते हैं,
उसमें भी एआई का बड़ा रोल आएगा। ये मैं भी गेस कर रहा हूँ, आई थिंक स्टैटिस्टिक्स में भी, लिटरेचर भी यही शो कर रहा है कि इवेंचुअली कैंसर के डायग्नोसिस में ये बेटर हेल्प कर पाएंगे। और देखते हैं किस तरह से चीजें इवॉल्व होती हैं। होंगी, जरूर होंगी। साइंस ऐसा एक ऐसी फील्ड है जो एवर इवॉल्विंग होती है, और डॉक्टर्स एनी विच वेज पढ़ना तो आपको पड़ता है। तो हाउ डू यू कीप abreast with whatever new treatments are coming up? आपका प्रोसेस क्या रहता है? How do you keep in oncology जैसे फील्ड में, how do you keep yourself up to date? So oncology ऐसा फील्ड है इसमें बहुत तेजी से नई नई रिसर्च आ रही है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही होती है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बोलते हैं उनको। तो पेशेंट्स को कोई पर्टिकुलर थेरेपी से सब्जेक्ट किया जाता है कि पहले ज़माने में केवल सर्जरी मेन ट्रीटमेंट हुआ करता था। अगर हम एक अर्ली 80s 90s की बात करें तो स्टमक कैंसर, कोलन कैंसर सर्जरी मेन ट्रीटमेंट हुआ करता था। बट आज ये चेंज हुई है, आज उसमें कीमोथेरेपी का भी रोल आ गया है, राइट, रेडिएशन का भी रोल आ गया किसी किसी जगह पे। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में भी यही हुआ है। तो क्यों आया है? क्योंकि हम स्टडी करते हैं, ठीक है, ट्रायल्स होते हैं। तो वो ट्रायल्स हम पढ़ते रहते हैं। वी हैव टू कीप अब्रेस्ट विद द नॉलेज। हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, हम CMEs में जाते हैं, जहाँ पे हम दूसरों से सीखते हैं, फिर हम दूसरों को सिखाते हैं। करेक्ट। और डे टू डे बेसिस पे भी जो नए पेपर्स आ रहे हैं हम उनको पढ़ते हैं, और उसमें हमें पता चलता है कि इसमें ये एडवांसमेंट आया है, कि अब ये नई मोडालिटी आ गई है, हमको ये भी करना है। उसके हिसाब से गाइडलाइंस बदलती रहती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ गाइडलाइंस हैं, यूरोपियन गाइडलाइंस, अमेरिकन गाइडलाइंस, नेशनल कैंसर कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस। तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो अल्टीमेटली ट्रायल्स के बेसिस बनती हैं, और हमें पढ़ते रहना पड़ता है। आप डायग्नोसिस करते हैं किसी को, कोई भी पेशेंट को आया, आपने बताया उनको कि आपको अनफॉर्चुनेटली कैंसर है एंड ऑल ऑफ दैट, आप व्हाट इज द प्रोसेस लाइक? आप उनको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहने के लिए कैसे एडवाइस करते हैं? तो देखिए, नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना, मतलब रखना पड़ता है खुद को भी और पेशेंट को भी। मेरी पर्सनल जर्नी में जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि जो पेशेंट एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, उनका ओवरऑल आउटकम भी अच्छा रहता है। राइट, बिकॉज माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड। तो बिल्कुल है, राइट। और ये खुद भी देखा है, लिटरेचर सर्च करिए, उसमें भी लिखा हुआ है, राइट, कि जिन पेशेंट का पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहा, उनका उनकी रिकवरी अच्छी हुई। वो अपने एक्सेप्ट डायग्नोसिस एक्सेप्ट करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि जो कनेक्शन है, जो पॉजिटिविटी फ्लो होती है, जो एनर्जी आती है, वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करती है और पेशेंट जल्दी ठीक होता है। मैं एक पेशेंट की बात बताऊंगा। हरिद्वार से एक पेशेंट है, 73 ईयर ओल्ड लेडी, कोलोन का कैंसर था, लोकली एडवांस था, नोड्स में भी चला गया था, बहुत बड़े नोड्स थे, लिवर में भी चला गया था, स्टेज 4 कैंसर था। ठीक है, लिवर में 5 बाय 5 सेंटीमीटर की गांठ थी। ये बात है 2023 के जून की, कांवड़ यात्रा से जस्ट पहले की जी। तो पहली बार आए मेरे पास, तो मैंने बताया कि ये है। पेशेंट ने थ्रू आउट द जर्नी है स्माइल ही करती रही, खुश नहीं। मतलब क्या पेशेंट एज 73, ओ माय गॉड, स्टेज 4 कोलोन कैंसर। तो मैंने उनको सब समझाया कि ये है और हम इसमें भी पूरा ठीक कर सकते हैं। तो पहले बहुत डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जब सब मैंने बताया, क्योंकि पहले जहाँ पे मिले थे उन्होंने बताया था ये तो स्टेज 4 है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये कॉमन परसेप्शन है। हमने बताया कि नहीं, ट्रीटमेंट आ गए हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं इसको पूरा ठीक करें। ठीक है, तो जो ट्रीटमेंट सीक्वेंस है आप फॉलो करें। फिर पहले मैंने कोलोन की सर्जरी की, बीमारी को निकाला, वो भी एडवांस स्टेज आई। फिर कीमोथेरेपी दी, फिर लिवर की सर्जरी की, दूसरी सर्जरी, फिर कीमोथेरेपी हुई, टोटल 6 महीने की कीमोथेरेपी। सारी जर्नी उनकी खत्म हुई कीमोथेरेपी की दिसंबर 2023 में। ठीक है, आज भी वो पेशेंट फॉलोअप पे है, व्हाट्सएप पे रेगुलरली मुझे मैसेज करते हैं। वो पेशेंट डिजीज फ्री हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, वो उनसे घूम के आई, एडिनबर्ग गई थी, सिंगापुर गई थी, घूम के आई, जब भी आएगी वो स्माइल करेगी। आज ही एक 83 ईयर ओल्ड मेल आए जिनका यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर ऑपरेट किया था। इस बात को हो गए 1.5 महीने, उनका बड़ा टफ रहा। इस एज में बहुत कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। इनिशियली ठीक ठाक रहा, बट थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हुआ जो कि मैनेज हो गया। 8वें दिन पर डिस्चार्ज हुए, राइट। इवेंचुअली घर में जाके भी 15-20 दिन में पूरी तरह से ठीक हुए और एकदम खुश और मस्त होके आते हैं, राइट। आज आए थे मुझे थैंक यू बोलने के लिए, और उससे मुझे भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली
कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फ्यूचर नेक्स्ट 10-20 ईयर्स आपको कैसा लगता है इन द फील्ड ऑफ इनकोलॉजी? फ्यूचर तो ब्राइट है मतलब ब्राइट इन द सेंस कि नए एडवांसमेंट बहुत हो रहे हैं। बेसिकली इम्यूनोथेरेपी इवन तो कॉस्टली है, लेकिन इसका कॉस्ट नीचे आ जाएगा जिस तरह से ट्रीटमेंट पॉपुलराइज होंगे, रिसर्च और ज़्यादा होगी, ये मॉलिक्यूल्स जेनेरिक में आ जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ कुछ बजट में रेट्स कम किए हैं कुछ कुछ ड्रग्स के, तो इसके बाद कॉमनली अवेलेबल भी हो जाएगी कम रेट्स पे, क्योंकि कॉस्ट एक कंस्टेंट है इम्यूनोथेरेपी में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। प्लस नए नए मॉलिक्यूल्स आए जा रहे हैं, तो बहुत सारे कैंसर ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें शायद इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी से पूरा ठीक हो जाए, शायद सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े। राइट, तो ये हो सकता है। राइट। और इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी में भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हैं। बहुत प्रिसाइज रेडिएशन दिया जा रहा है आजकल। पहले के जमाने में मशीन होती थी कोबाल्ट की मशीन, जिसमें पूरे एरिया को जला दिया जाता था। राइट, ठीक है, पूरे ऑर्गन को, आसपास के एरिया को। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे। आज बहुत प्रिसाइज तरीके से उसी एरिया को टारगेट करके रेडिएशन दिया जाता है ताकि साइड इफेक्ट्स कम है। राइट। धीरे धीरे ये और ज्यादा एडवांस हो जाएगा। न्यूक्लियर मेडिसिन करके एक ब्रांच है जिसमें कुछ कुछ कैंसर्स का ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसमें एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। जो कैंसर्स लिवर में स्प्रेड हो गए हैं उसके लिए नए नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। हम सर्जरी से निकाल सकते हैं, उसमें रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी से जला सकते हैं, माइक्रोवेव से जला सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आ चुके हैं और पॉपुलराइज हो रहे हैं। राइट। तो स्टेज 4 कैंसर्स को भी हम ठीक करने की तरफ हम हैं, अभी भी चल रहा है, और आगे जाके इसका स्पेक्ट्रम और बढ़ते जाएगा। राइट, क्योंकि स्टेज 4 कैंसर सुनते ही पेशेंट और ज्यादा खत्म हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। डिमोटिवेट हो जाता है कि अब तो चांस ही नहीं है। कैंसर सुन के तो होता ही है, और स्टेज 4 कैंसर सुन के तो फिर उम्मीद ही खत्म हो जाती है। बट ऐसा नहीं है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, तो बहुत कैंसर्स में इतने ट्रीटमेंट आ चुके हैं और ये और इवॉल्व हो रहे हैं। और प्रोबेबली नैनो टेक्नोलॉजी इन सब में भी कुछ ना कुछ नए आयाम आएंगे कि कुछ नैनो टेक्नोलॉजी से कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो स्पेसिफिकली जाके ड्रग डिलीवर कर दें उस। करेक्ट, करेक्ट। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। What advice would you give someone who's just starting off a career in oncology और related medical field? आप क्या उनको एडवाइस करेंगे कि अगर इस फील्ड में घुसना चाहते हैं, क्या चीजें उनको ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, ऑन्कोलॉजी की फील्ड इंटरेस्टिंग बहुत है, क्योंकि बाकी फील्ड कंपैरिजन इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें इवोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसमें पढ़ाई बहुत करनी है अगर आपको समय के साथ अपडेटेड रहना है, नहीं तो आप बीते जमाने में रह जाएंगे। क्योंकि आपको हर चीज नई जो हो रही है दुनिया में वो आपको जाननी है कि क्या एडवांसमेंट आया है। मैं सर्जन हूं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं मेडिकल फील्ड में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में क्या एडवांसमेंट आया है उसको नकार दूं। मुझे वो भी पढ़ना है, कि पढ़ना पड़ता है कि इस फील्ड में क्या नई दवाई आई है, क्योंकि हमें वो डिस्कस करना पड़ता है कि इस पेशेंट में क्या देना है हमको, क्योंकि अब स्पेसिफिक थेरेपी हो गई है, पेशेंट सेंटर में है। करेक्ट। यूनाइटेड बाय यूनिक जो इस वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है, इसका मतलब ये है कि हर एक पेशेंट की जर्नी यूनिक है, उसकी कहानी यूनिक है, और वो जर्नी केवल पेशेंट नहीं, उसकी फैमिली, डॉक्टर, सब एक साथ उसको साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें बहुत इमोशनली टैक्सिंग ब्रांच है। ठीक है, इमोशनल कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके पेशेंट्स सभी तो सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चीजें मैंने बहुत बताई। ये सबसे लो प्रोबेबिलिटी कौन से कैंसर की होती है? गॉल ब्लैडर कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर की। कितना रहता होगा? अगर स्टेज 1 या 2 है गॉल ब्लैडर कैंसर में, टाइम पे सर्जरी हो गई, पूरी बीमारी निकल गई, तो 5 ईयर सर्वाइवल फिर भी 20% 25% होगा। राइट। लेकिन यूजुअली स्टेज 3 और 4 में डिटेक्ट होते हैं, जहाँ 5 ईयर सर्वाइवल 5% से भी कम है, 0% ही मान लीजिए आप। अच्छा, मतलब बहुत ही कम लोग सर्वाइव करेंगे 5 साल के बियॉन्ड। राइट। तो ये थोड़ा अग्रेसिव कैंसर्स हैं, लेट डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर बीमारी सर्जिकली ऑपरेबल नहीं है तो हमारे पास कीमो का ऑप्शन बनता है। करेक्ट। तो मे बी इन नियर फ्यूचर ऐसी दवाइयाँ आ जाएं जो कि स्पेसिफिकली टारगेट कर पाएं और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाए हमको। इट्स बीन अ प्लेजर हैविंग यू विद अस ऑन द पॉडकास्ट। इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, इतनी सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को पता चली हैं ऑन्कोलॉजी के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में, कैंसर के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, बहुत सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप आप अपने बिजी स्केड्यूल से फिर से दोबारा टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आए और
फिर से हम कुछ डिस्कस कर पाए अबाउट कैंसर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। तो गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी। थैंक्स।